हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया सब्जेक्ट बिल्डिंग प्लानिंग एंड प्रोविजन। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं। ठीक है, इंटरेस्टिंग हमारा सब्जेक्ट है जो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, और बिल्डिंग प्लानिंग एंड प्रोविजन जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके अंदर आज जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पहला टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग। बिल्डिंग प्लानिंग के हमारे कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, इन प्रिंसिपल्स पर अपन चर्चा करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, चलो तो करते हैं आज के लेक्चर को अपन शुरू। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग की अगर बात की जाए तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि भाई बिल्डिंग प्लानिंग जो हमारी होती है, ठीक है, तो प्लानिंग कहलाती क्या है, व्हाट इज प्लानिंग और व्हाट इज बिल्डिंग प्लानिंग। आप क्या समझते हो इस चीज से? हाँ, प्लानिंग से आप क्या समझते हो या बिल्डिंग प्लानिंग से आप क्या समझते हो? देखो क्या होता है, सिंपली अगर मैं बात करूं कि अगर मैं अपना एक घर का कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं तो हम प्लान करते हैं ना कि हमें कैसा घर चाहिए, क्या चीज कहां पर होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीजों को ऑर्गेनाइज हम करते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा कि हम एक कंसल्टेंट को हायर करते हैं जिससे हम पूरी की पूरी बिल्डिंग की प्लानिंग कराते हैं कि किचन हमारी कहाँ होना चाहिए, हमारा लिविंग स्पेस कहाँ पर होना चाहिए, बेडरूम हमारा कहाँ पे होना चाहिए। ये सारी पॉइंट्स जो हमारे होते हैं, इन सारे पॉइंट्स पर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो हम बिल्डिंग प्लानिंग या फिर प्लानिंग को क्या बोलेंगे, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन द एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू अचीव डिजायर्ड गोल। ठीक है, हमारे जो गोल हैं, हमारा जो अल्टीमेट विजन है कि हमें ऐसा एक बिल्डिंग चाहिए, उस बिल्डिंग के लिए जो हमारी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग होती है और उस प्रोसेस ऑफ थिंकिंग पर हम सारी एक्टिविटी को क्या करते हैं, सारी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करते हैं। यही हमारा प्लानिंग कहलाता है या फिर यही हमारा बिल्डिंग प्लानिंग कहलाता है। अब बिल्डिंग प्लानिंग का मतलब आप यहां पे ये बोल सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। जो हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उन अलग अलग कंपोनेंट का हमें क्या करना है, हमें अरेंजमेंट करना है एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर, जिससे हमें एक मीनिंगफुल एंड होमोजेनस स्ट्रक्चर मिल पाए। और जो मीनिंगफुल और होमोजेनस स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है उसका आप क्या बोल सकते हो कि आप प्रॉपरली फंक्शनल पर्पज यूज कर पाओ। दैट इज द बिल्डिंग प्लानिंग। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका बिल्डिंग प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, तो बिल्डिंग प्लानिंग के अंदर हम वेरियस कंपोनेंट्स या फिर यूनिट्स जो होती हैं, इन यूनिट्स को या फिर वेरियस कंपोनेंट्स को, बिल्डिंग के जो भी हमारी यूनिट्स होंगी या कंपोनेंट्स होंगे, उनको एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर हमें क्या करना है, हमें अरेंज करना है जिससे हम एक मीनिंगफुल और होमोजेनस स्ट्रक्चर को फॉर्म कर पाए जो कि हमारे फंक्शनल पर्पज में यूज हो। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा बिल्डिंग प्लानिंग कहलाएगा। इसको हम बिल्डिंग प्लानिंग बोलेंगे। ठीक है, अब प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग जो हमारा होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा और हमारी बिल्डिंग की प्लानिंग हो जाए। बिल्डिंग प्लानिंग आपकी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, जैसे कि आपके बायलॉस आपको क्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑनर। ऑनर क्या चाहता है, ऑनर कैसा घर चाहता है, कैसी बिल्डिंग चाहता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमारा यहाँ पे बायलॉस आ जाता है कि बायलॉस पर हमारी प्लानिंग डिपेंड करेगी। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑनर पर डिपेंड करेगा कि ऑनर की रिक्वायरमेंट क्या है, साइट की लोकेशन क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, इन सारे पॉइंट्स पर हमारा बिल्डिंग प्लानिंग डिपेंड करेगा। ठीक है, और जो हमारा प्लानिंग का प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग जो आज का हमारा टॉपिक है, तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग हमारे क्या होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं। क्या कराते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कराते हैं, नॉट द रूल। ये रूल नहीं है, याद रखना। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग आर ओनली द गाइडलाइन, ये आपका गाइडलाइन है, नॉट द रूल। बाई लॉस के अंदर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आ रही है बात समझ में?
तो बिल्डिंग प्लानिंग हमारा क्या होगा, बिल्डिंग प्लानिंग हमारा डिपेंड करेगा बाइलॉज पर, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑनर्स पर, लोकेशन ऑफ साइट पर, क्लाइमेटिक कंडीशंस पर। और जो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग हमारा होता है ये सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन आपको देंगे, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस आपकी हैं, ठीक है, नॉट द रूल, ये आपके रूल्स नहीं है, ठीक है। ये चीज भी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग की। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग जो हमारा होता है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला आपका एस्पेक्ट आता है, एस्पेक्ट के बाद आपका प्रोस्पेक्ट आता है, प्रोस्पेक्ट के बाद आपका प्राइवेसी यहां पर आएगा, प्राइवेसी के बाद आपका सर्कुलेशन आएगा, सर्कुलेशन के बाद आपका रूमीनेस, ग्रुपिंग, एलिगेंस, सैनिटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इकोनॉमी एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ये सारे के सारे हमारे प्लानिंग के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। एक एक करके अपन इनको डिटेल में समझेंगे आज की क्लास के अंदर, ठीक है। आप देख सकते हो ये पूरा आपका प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का चार्ट बना हुआ है, ठीक है। यहां से शुरू हुआ एस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, प्राइवेसी, फर्नीचर रिक्वायरमेंट, रूमीनेस, ग्रुपिंग, सर्कुलेशन, सैनिटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एलिगेंस एंड इकोनॉमी, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ये हमारे प्लानिंग के प्रिंसिपल्स है, ठीक है। सबसे पहले हम एस्पेक्ट की यहां पे बात करें तो एस्पेक्ट का मतलब यहां पे क्या है, ठीक है। एस्पेक्ट का समझते हैं अपन मतलब, एस्पेक्ट इज द पोजीशनिंग ऑफ रूम्स इन द बिल्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू फोर डायरेक्शन इन सच अ वे दैट द ऑक्यूपेंट ऑफ द बिल्डिंग वुड एंजॉय द नेचुरल कंफर्ट लाइक सनशाइन, ब्रीज, सीनरी, ईटीसी। एस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया कि एस्पेक्ट आपको यहाँ पे पोजीशंस ऑफ रूम बताएगा कि बिल्डिंग के अंदर हमारे रूम्स की क्या पोजीशन होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शंस, जो हमारी फोर डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के करस्पॉन्डिंग हमारे रूम की क्या पोजीशन होनी चाहिए बिल्डिंग के अंदर, जिससे जो हमारा ऑक्यूपेंट हो वो ऑक्यूपेंट क्या एंजॉय कर पाए, वो एंजॉय कर पाए नेचुरल सनशाइन को, ब्रीज को, सीनरी को, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कहने का मतलब ये है कि नेचुरल कंफर्ट जो है हमारे ऑक्यूपेंट को फील होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या बोला गया है कि आर रूम रिसीविंग लाइट एंड एयर, हमारा जो रूम है उसके अंदर लाइट एंड एयर आपका जो है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन से आपका क्या होना चाहिए, आपका आना चाहिए। तो आर रूम रिसीविंग लाइट एंड एयर फ्रॉम एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इज सेड टू हैव द एस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्शन। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको हम एस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्शन बोलेंगे। किस डायरेक्शन से हमारी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, किस डायरेक्शन से हमारे रूम के अंदर लाइट और एयर जो है वो आ रहा है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन हमारा यहां पे एस्पेक्ट ऑफ दैट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑल द रूम ऑफ अ ड्वेलिंग नीड पर्टिकुलर एस्पेक्ट listed below some necessary aspect of commonly constructed room। जो हमारे commonly constructed room होते हैं उसके लिए हमारा necessary aspect क्या होना चाहिए, necessary aspect क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उन aspect की अगर अपन बात करें तो जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिविंग रूम की, तो लिविंग रूम जो आपका होता है इसका एस्पेक्ट क्या है, हमें डायरेक्शन के साथ इसके एस्पेक्ट को देखना है कि हमारे रूम के अंदर जो नेचुरल हमारी लाइट वगैरह है, नेचुरल लाइट हो गया, एयर हो गया, ब्रीज हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आ सके, ठीक है। तो हमारा लिविंग रूम जो होगा इसको अपन कहां पर प्लेस करेंगे, तो लिविंग रूम को अपन प्लेस कर देंगे साउथर्न और साउथ ईस्ट एस्पेक्ट में। कहां पर, साउथर्न और साउथ ईस्ट एस्पेक्ट के अंदर आपका लिविंग रूम हो। इससे क्या होगा, द सन इज टुवर्ड द साउथ ड्यूरिंग विंटर एंड नॉर्थ और overhead during summer, which will provide sunshine during winter and cooler during summer time, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया अगर आप लिविंग रूम को साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर प्लेस करते हो
तो हमें देखने को ये मिलेगा कि हमारा जो लिविंग रूम है इसके अंदर समर के टाइम, गर्मियों के टाइम में हमें ठंडक देखने को मिलेगी और विंटर के टाइम पर हमें यहाँ पर सनशाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लिविंग रूम को आपको किस डायरेक्शन में रखना है, किस डायरेक्शन में प्लेस करना है, जब आप प्लानिंग के बारे में सोचेंगे तो साउथ और साउथ ईस्ट आपका एस्पेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बेडरूम की यहां पे बात करते हैं, तो बेडरूम आपका वेस्ट और साउथ वेस्ट एस्पेक्ट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेस्ट और साउथ वेस्ट एस्पेक्ट में आपका होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप बोल सकते हो एज द ब्रीज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इन समर वुड प्रिवेल फ्रॉम दिस साइड, मतलब जो हमें ब्रीज चाहिए समर के टाइम पर वो हमारे बेडरूम से अंदर हमें देखने को मिले, इसलिए हम बेडरूम को वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर प्लेस करेंगे। ठीक है, किचन जो हमारा होना चाहिए वो हमारा एस्पेक्ट क्या है? ईस्टर्न एस्पेक्ट हमारा है, जिससे मॉर्निंग के टाइम पे रिफ्रेश एंड प्यूरिफाई एयर आपकी किचन के अंदर एंटर हो सके, तो ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर आप किचन को प्लेस करो। ठीक है, जो आपका बरांडा और गैलरी जो आपका है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एस्पेक्ट में होना चाहिए। एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिविंग रूम जो आपका है आप किस डायरेक्शन के अंदर इसको प्लेस करोगे, किस डायरेक्शन के अंदर आप इसको प्लेस करोगे। ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एस्पेक्ट में आपका ये होना चाहिए। कौन? बरांडा और गैलरी। ठीक है, अगर हम घर के अंदर रीडिंग रूम्स को बना रहे हैं, क्लासरूम्स को बना रहे हैं, या कोई स्टडी रूम को आप बना रहे हो, ठीक है, तो ये आपका क्या होना चाहिए? आपका नॉर्थ एस्पेक्ट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका नॉर्थ एस्पेक्ट में आपका होना चाहिए। एज लाइट रिसीव्ड फ्रॉम द नॉर्थ विल बी डिफ्यूज्ड एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, क्लियर? आई बात समझ में? चलो देन आगे बढ़े, तो आगे आप यहां पे देख सकते हो जो जो आपको सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। जैसे रूम हमारा है, तो जो बेड हमारा है, बेडरूम जो हमारा है, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट आपका एस्पेक्ट होगा। किचन मैंने आपको बोला था ईस्ट डायरेक्शन में आपको रखना है, रियली आप नॉर्थ ईस्ट में भी इसको प्लेस कर सकते हो। डाइनिंग आपका जो रहेगा साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट आपका एस्पेक्ट हो जाएगा। ड्राइंग की अगर मैं बात करूं, ड्राइंग रूम की, तो ये साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में आपका होगा। रीडिंग रूम आपका नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में आपका रहेगा। स्टोर रूम जो आपका रहेगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में आपका रहेगा। ठीक है, अब बेडरूम साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में रखने का रीजन यहाँ पे ये है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या है? रिसीविंग प्लेंटी फुल ऑफ ब्रीज इन समर। किचन के लिए क्या बोला है? टू रिसीव मॉर्निंग सन विच आ ग्रेमिडिशियल प्यूरिफाइड एयर इट शुड बी वेल इल्यूमिनेटेड एंड कूल इन आफ्टरनून। ठीक है, डाइनिंग प्रॉक्सिमिटी ऑफ किचन इट शुड बी कूल, डाइनिंग का यही रहेगा। ठीक है, ड्राइंग के लिए एडिक्यूट नेचुरल लाइटिंग हमारा आना चाहिए विंटर के टाइम पर, और ऑब्विएट सन ड्यूरिंग समर। रीडिंग की अगर बात करें तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में आप क्यों इसको एस्पेक्ट ले रहे हो? क्योंकि लाइट फ्रॉम नॉर्थ बीइंग डिफ्यूज्ड एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कूल। ठीक है, और स्टोर हमेशा आपको डार्क रहना चाहिए और कूल आपका रहना चाहिए, तो आप इसको नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में आप प्लेस करोगे। ठीक है, दैट इज द एस्पेक्ट, ये हमारे एस्पेक्ट हैं। रहेंगे याद? रहेंगे ना याद? हाँ, प्लानिंग में सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा एस्पेक्ट का होता है। ठीक है, और एस्पेक्ट का मतलब होता है कि हम बिल्डिंग की जो यूनिट्स हैं, बिल्डिंग की जो यूनिट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, उसको हम हमारी जो 4 डायरेक्शन होती हैं उसके रिस्पेक्ट में कहां पर प्लेस करने वाले। ठीक है, कहां पर प्लेस करने वाले हैं। आई बात समझ में? क्लियर ये वाली बात? जल्दी से बताएं, क्लियर? ये जो अभी आपको मैंने समझाया ये क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे। आप यहां पे देख सकते हो ये हमारा एस्पेक्ट डायग्राम है। हमने चारों डायरेक्शन को यहाँ पे ले लिया है। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ठीक है, नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट रहेगा। ये हमारा बेडरूम मतलब ये वेस्ट हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया। ईस्ट के अंदर आप देखो किचन आ गया आपका। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भी आप किचन को ले सकते हो।
स्टडी रूम हो गया, स्टोर रूम हो गया, स्टेयर केस हो गया, ये आप यहाँ पे ले सकते हो, नॉर्थ वेस्ट तक आपका ये आ जाएगा। ठीक है, बेडरूम आपका जो रहेगा वो आपका ये रहेगा। ठीक है, पूल ब्रिज इन समर अगर आपको चाहिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप इसको ले लो। ठीक है, ये साउथ आपका हो गया। लिविंग ड्राइंग रूम एंड बरांडा आपका ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये आपका एस्पेक्ट डायग्राम है। ठीक है, जिसमें हम डायरेक्शंस के अलोंग हमारी बिल्डिंग यूनिट्स या बिल्डिंग कंपोनेंट्स को प्लेस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्लेस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपका है बिल्डिंग प्लानिंग का। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे प्रोस्पेक्ट की। किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट हम प्रोस्पेक्ट की बात करेंगे। अब प्रोस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग इज द डिजायर्ड व्यू फ्रॉम द विंडो एंड डोर्स लोकेटेड इन द आउटर वॉल। मतलब जो हम विंडो और डोर आउटर वॉल के अंदर लोकेट कर रहे हैं, उससे हमें क्या डिजायर्ड व्यू मिलने वाला है, ये हमारा बिल्डिंग का प्रोस्पेक्ट होता है। ठीक है, और प्रोस्पेक्ट जो हमारा होगा वो डिपेंड क्या करेगा? दिस डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग ऑन द साइट। साइट पर हमारी बिल्डिंग का ओरिएंटेशन कैसा है, उस ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा हमारा प्रोस्पेक्ट। क्या करेगा? ओरिएंटेशन पर हमारा डिपेंड करेगा प्रोस्पेक्ट। किस पर डिपेंड करेगा? ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप कंसिस्टिंग ऑफ गार्डन और हिल्स व्यू फ्रॉम द विंडो और एन एक्सटर्नल डोर इज गुड प्रोस्पेक्ट। अगर हमारे दरवाजे से या विंडो से हमें क्या देखने को मिलता है? एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखने को मिलता है, जहां पे गार्डन है, हिल है, ये व्यू हमें देखने को मिलता है। दैट इज द गुड प्रोस्पेक्ट, ये बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, हाउएवर इट मे बी नेसेसरी टू कंसील सम ऑफ द ऑब्जेक्शनल व्यूज ऑन रिलीजियस और सोशल कंसीडरेशन। मतलब रिलीजियस और सोशल कंसीडरेशन के मतलब अगर रिस्पेक्ट में बात की जाए तो ये क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? हाँ, इट इज नेसेसरी टू कंसील सम ऑब्जेक्शनेबल व्यू। जो हमारे ऑब्जेक्शनेबल व्यू होते हैं उनको कंसील करने के लिए नेसेसरी भी है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस मे बी अचीव्ड बाय प्लानिंग। ये हमें कैसे मिलेगा? ये हमें प्लानिंग के थ्रू मिलेगा। ठीक है, a dead wall in that direction, but in doing so one may be required to compromise with some natural gift of sunshine and ventilation। ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट का मतलब यहाँ पे डायरेक्टली डिजायर्ड व्यू से है कि हम जो एक्सटर्नल वॉल के ऊपर विंडो और डोर को पुटअप कर रहे हैं, उससे हमें बहुत अच्छा यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? व्यू मिलना चाहिए। और प्रोस्पेक्ट जो हमारा होगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा होगा? ये हमारा डिपेंड कर रहा होगा किस पर? ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग पर। किस पर? ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर है? प्रोस्पेक्ट, एस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट दोनों क्लियर? बोलो जल्दी से, दोनों क्लियर? चलो देन आगे बढ़ते हैं। आप ये देख सकते हो यहाँ पे, जैसे ए नंबर का आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोजेक्शन, ये है आपका जैसे विंडो, मान लो ये विंडो हमारी है। तो इनसाइड ऑब्जर्वर जो होगा, जो अंदर के साइड से देखेगा, उसको डिजायर्ड व्यू इतना मिल रहा है। दैट इज द अनप्रोजेक्टिंग विंडो। ये व्यू डिजायर्ड है। यहाँ पे आप देखोगे लेस व्यू डिजायर्ड, यहाँ पे आपको कम व्यू दिखेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे भी विंडो है, यहाँ पे भी विंडो है, यहाँ पे भी विंडो है, तीनों साइड विंडो आ गई। इनसाइड ऑब्जर्वर तो लार्ज व्यू डिजायर्ड, तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जैसे व्यू को अपने को क्या करना है? कंसील करना है। कंसीलिंग व्यू अगर बात करें तो कंसीलिंग व्यू जो अभी आपको बताया था, कंसीलिंग व्यू में क्या होगा? इस साइड का आपको यहाँ पे दिखेगा और बीच में आपको कुछ नहीं दिखेगा। दैट इज कंसीलिंग व्यू अनवांटेड। ठीक है, इस तरीके का आपका होता है। आ रही बात समझ में? हाँ,
तो प्रोस्पेक्ट का मतलब सीधा सीधा आपका किससे है? प्रोस्पेक्ट का मतलब यहां पे सीधा सीधा आपका व्यू से है। किससे? व्यू से आपका है कि हमारी जो विंडो है, हमारे जो डोर है, ठीक है, इससे हमें किस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा। क्लियर? ठीक है, आप देख सकते हो ये इस तरीके से, ये हमारी विंडो है, इन विंडो के प्रोजेक्शंस हमारे हैं, ठीक है। अंदर के साइड से हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें बढ़िया से व्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा आता है प्राइवेसी। नेक्स्ट हमारा प्राइवेसी यहां पे आता है। अब प्राइवेसी कैन बी ऑफ, प्राइवेसी आपका क्या हो गया? जैसे कि प्राइवेसी में आप साइट बोल सकते हो, मतलब कि आपका जैसे बाथरूम्स हो गया, डब्ल्यूसी आपका हो गया, यहाँ पे अपने को प्राइवेसी चाहिए। साउंड की आप बोल सकते हो कि जैसे अगर हम अपने रूम के अंदर बैठे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन, इसके लिए आपको साउंड का भी प्राइवेसी चाहिए कि भैया हमारी आवाज बाहर नहीं जाना चाहिए। बोला जाता है ना कि दीवालों के भी कान होते हैं, तो बस वो दीवालों के कान जो हैं वो अपने को बंद करने हैं, ठीक है। ठीक है, स्टडी रूम आपका हो गया है, तो आपकी आवाज जो है, साउंड जो है आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है बोथ साइड, हम साइट भी चाहते हैं, हम प्राइवेसी भी चाहते हैं, हमारा साउंड भी बाहर नहीं जाना चाहिए। वो हमारा बेडरूम हो गया, जैसे बेडरूम यूनिट में हमें दोनों चीजें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं प्राइवेसी, तो प्राइवेसी को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा इंटरनल प्राइवेसी हो जाएगा और दूसरा हमारा एक्सटर्नल प्राइवेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा इंटरनल प्राइवेसी हो जाएगा और दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे एक्सटर्नल प्राइवेसी, ठीक है। आगे बात करें तो इंटरनल प्राइवेसी का मतलब यहां पे क्या हो गया? इट इज द प्राइवेसी विद इन बिल्डिंग, इट कैन बी अचीव्ड बाय, बिल्डिंग के अंदर की जो प्राइवेसी है वो आपको कैसे मिलेगी? तो वो आपको यहां पे मिलेगी जो हम यहाँ पे डोर्स का प्लेसमेंट कर रहे हैं, या फिर हम ओपनिंग ऑफ शटर्स की बात करें, ठीक है, तो इनकी करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपकी करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए। रूम्स जो आपके हैं उनकी प्रॉपर ग्रुपिंग होनी चाहिए। तो आपको पता है कि भैया ग्रुपिंग भी हमारा एक प्रिंसिपल यहां पर है बिल्डिंग प्लानिंग का, ठीक है। प्रोवाइडिंग बफर एरिया बिटवीन बेडरूम एंड अदर रूम, अदर रूम और बेडरूम के बीच में आपका एक बफर एरिया होना चाहिए, जिससे आपको इंटरनल प्राइवेसी देखने को मिलेगा। वर्टिकल सेग्रीगेशन ऑफ रूम्स जो आपका है, इसका मतलब ये है कि भाई प्रोवाइडिंग ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, टॉयलेट एंड ग्राउंड लेवल एंड बेड एंड टॉयलेट एट फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। तो वर्टिकल सेग्रीगेशन आप यहां पे कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमारा जैसे डाइनिंग एरिया है, हमारा जैसे किचन हो गया, हमारा टॉयलेट हो गया, ठीक है, हमारा ड्राइंग रूम हो गया, इनको हमने ग्राउंड फ्लोर पर प्लेस कर दिया, और बेडरूम और टॉयलेट को हमने कहां पर प्लेस कर दिया? हमने फर्स्ट फ्लोर पर प्लेस कर दिया। ये हमारी इंटरनल प्राइवेसी, और इंटरनल प्राइवेसी को हम इस तरीके से अचीव कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे आप यहां पे देखोगे कि यहां पे जैसे आप मान लो कि हमारा रूम है या ड्राइंग रूम है, जो भी आपको मानना है, मतलब एक हमारा रूम है। अब आप देखोगे कि आपने डोर का जो प्लेसमेंट किया है वो बिल्कुल आपने ये सेंटर के अंदर आपने डोर का प्लेसमेंट किया है। अब सेंटर में डोर का प्लेसमेंट हुआ तो यहाँ पे जो अगर कोई पर्सन होगा, उस पर्सन को आपके घर का अगर आप देखोगे तो इतना एरिया जो है ये आपको क्लियरली दिखाई देगा, मतलब इतना पूरा एरिया दिखाई देगा। बस इसका विजन जो ऑब्स्ट्रक्टेड होगा वो आपके साइड वाले पोर्शन में होगा। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि भैया अगर इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया है डोर, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट नो प्राइवेसी, हमें किसी भी टाइप की प्राइवेसी देखने को नहीं मिलेगी। मान लो कि हमने यहाँ पर हमने इस वाली वॉल पर ये यहाँ पे डोर को प्लेस कर दिया, तो इस वाली वॉल पर आप देखोगे इतना एरिया तो आपका ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया, फिर भी आपको इतना जो है एरिया इस पर्सन को दिखाई देगा अगर ये आपके डोर पे होगा। मतलब एक मॉडरेट लेवल की आपको प्राइवेसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसी डोर को अगर किसी कॉर्नर पर, मतलब कॉर्नर मतलब इस साइड में बिल्कुल यहाँ पर एज पर आपका यहाँ पे प्लेसमेंट देता हूं ना, तो मैंने सेंटर में दिया है, ठीक है, हमने बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे जाके इसका प्लेसमेंट दिया। अब जो व्यक्ति यहाँ पे होगा, इससे क्या हुआ, इस रूम की इतनी सारी जो स्पेस है वो आपकी इस व्यक्ति को नहीं दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। इतना एरिया जो है वो आपका सिक्योर यहाँ पे हो गया। दैट्स कॉल्ड मैक्सिमम प्राइवेसी। इसको अपन क्या बोलेंगे? मैक्सिमम प्राइवेसी बोलेंगे, ठीक है। तो इंटरनल प्राइवेसी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है,
कि हमने क्या पढ़ा था, करेक्ट पोजीशनिंग ऑफ डोर। हम कैसे अचीव कर पाएंगे कि जो भी हमारी ओपनिंग ऑफ शटर्स है या फिर हमारे डोर्स हैं, इनकी पोजीशन जो है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। अगर आप करेक्ट पोजीशंस के अंदर डोर्स का प्लेसमेंट दोगे तो आपके घर के अंदर आपको मैक्सिमम प्राइवेसी देखने को मिलेगी। ठीक है, इन डायग्राम से हमने इन चीज को समझा है। आगे अगर बढ़े तो आगे हमारा जो पॉइंट आता है वो हमारा एक्सटर्नल प्राइवेसी को लेके आता है। अब एक्सटर्नल प्राइवेसी के लिए क्या करते हो, एक्सटर्नल प्राइवेसी को आप कैसे करोगे? हाँ हाँ, एक्सटर्नल प्राइवेसी मतलब अगर समझना कि जैसे अगर मैंने बोला कि ये हमारा घर बना हुआ है यहाँ पे, तो सराउंडिंग जो बिल्डिंग्स हैं, मान लो यहाँ बिल्डिंग, यहाँ बिल्डिंग, यहाँ बिल्डिंग, तो सराउंडिंग बिल्डिंग से अपने को अपने घर को कवर करना है। साथ ही साथ जो रोड हमारा निकला होगा, इस रोड से भी आपको आपके घर को क्या करना है, प्राइवेसी ऑफर करना है। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्राइवेसी, इट इज प्राइवेसी ऑफ होल बिल्डिंग विथ रेफरेंस टू सराउंडिंग बिल्डिंग्स एंड रोड। जो हमारे सराउंडिंग बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे सराउंडिंग रोड्स हैं, इनसे हमें हमारी बिल्डिंग को क्या करना है, सेव करना है, प्राइवेसी प्रोवाइड करना है। तो आप ऐसे में क्या करते हो, इस केस के अंदर हम अपनी बिल्डिंग के सराउंडिंग कंपाउंड वॉल को बना देते हैं। क्या करते हैं, हम कंपाउंड वॉल को बना देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, हम कंपाउंड वॉल को यहां पर बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाएंगे, कंपाउंड वॉल को हम यहां पे बनाएंगे। ठीक है, तो हमें अपने रूम को, सॉरी रूम बोल रहा हूं, अगर हमें हमारे जो बिल्डिंग है उसको क्या करना है, उसको हमें सेव करना है, तो उसको हम सेव कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, कंपाउंड वॉल को बनाना है। और लगभग जो हमारे कंपाउंड वॉल की हाइट होगी, वो कंपाउंड वॉल की हाइट हमें कितना लेना है, हाइट हमें लेना है 1.35 टू 1.5 मीटर। कितनी हाइट को हम लेंगे, हम हाइट लेंगे 1.35 टू 1.5, 1.35 टू 1.5 मीटर। क्लियर, आई बात समझ में? तो 1.35 टू 1.5 मीटर हमें हमारी कंपाउंड वॉल का क्या लेना है, हमें हमारी कंपाउंड वॉल का हाइट लेना है। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड वॉल हम यहाँ पे बनाएंगे, तो इसके अलोंग हम ट्रीज को लगा सकते हैं। आपने देखा होगा, प्लांटिंग ट्रीज आपने देखे होंगे। ठीक है, जो एक तरीके का साउंड एंड साइट बैरियर आपको प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, साउंड एंड साइट बैरियर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप कंपाउंड वॉल के अलोंग प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है, पेड़ पौधे आप लगा सकते हो, ये भी आपकी साइटिंग को ऑब्स्ट्रक्टेड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आप स्क्रीन वॉल्स का भी यूज कर सकते हो और कर्टन वॉल्स का भी यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जो हमारी बाहर आउटर साइड जो हमारी विंडो होती है, उस पे हम जनरली कर्टन्स लगाते हैं। कर्टन्स आप क्यों लगा रहे हो, एक्सटर्नल प्राइवेसी के लिए, कि बाहर से आपके घर के अंदर कुछ भी दिखाई ना दे। तो एक्सटर्नल प्राइवेसी के लिए आप कर्टन वॉल और स्क्रीन वॉल्स का भी यूज कर सकते हो। इसका यूज कर सकते हो आप, स्क्रीन वॉल्स एंड कर्टन वॉल्स का भी यूज कर सकते हो। आई बात समझ में? क्लियर, इंटरनल प्राइवेसी और एक्सटर्नल प्राइवेसी दोनों चीजें क्लियर, बताएं जल्दी से। चलो, आप देख सकते हो इस तरीके का हमारा ये वॉल बना हुआ है और हमने इस वॉल के अलोंग आप देख रहे होगे कि ट्रीज को लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो साउंड से भी ये हमें प्राइवेसी प्रोवाइड करा रहा है, साथ ही साथ हमें साइटिंग से भी प्राइवेसी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटर्नल प्राइवेसी के लिए हमने कंपाउंड वॉल को बनाया है। क्या किया है, एक्सटर्नल प्राइवेसी के लिए हमने कंपाउंड वॉल को यहां पर बनाया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन यहां पे बात करते हैं अगली, हमारा सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है हमारा यहाँ पे सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन का मतलब क्या यहाँ पे होता है, कि जैसे एक रूम से हमें दूसरे रूम में जाना है या फिर एक फ्लोर से हमें दूसरे फ्लोर पर जाना है, तो हम कैसे जा पाएंगे, तो हमें एक इंटरनल कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। यही तो हमारा सर्कुलेशन कहलाता है।
कि हम सर्कुलेट तो हो पाए, एक जगह से दूसरी जगह पर हम पहुंच सकें। कैसे पहुंचेंगे? सर्कुलेशन से। ठीक है, अब सर्कुलेशन भी दो तरीके का हो जाएगा। एक तो हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन, मतलब एक ही फ्लोर पर हमें अलग अलग यूनिट्स के अंदर जाना है तो हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन का यूज करेंगे। और जब हमें फ्लोर को चेंज करके दूसरी फ्लोर में जाना होगा तो हम वर्टिकल सर्कुलेशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हम वर्टिकल सर्कुलेशन का यूज करेंगे। क्लियर? चलो तो अपन आगे यहां पे बात करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जो हमारा इंटरनल कनेक्शंस होता है किसके बीच में? रूम्स के बीच में, सेम फ्लोर पर या फिर अलग अलग फ्लोर पर, वो हमारा सर्कुलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो हमारा सर्कुलेशन कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल जो सर्कुलेशन आपका होता है वो हमें सेम फ्लोर पर देखने को मिलेगा। सेम फ्लोर पर जो हमें सर्कुलेशन देखने को मिलेगा रूम्स के बीच में, वो हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन होगा। और इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन के लिए हम पैसेज या फिर कॉरिडोर्स या फिर हॉल, ठीक है, तो ये सब हमारे हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि मुझे अलग अलग फ्लोर पर सर्कुलेशन चाहिए, ठीक है, अगर हमें वेरियस फ्लोर्स पर सर्कुलेशन चाहिए तो इसको हम वर्टिकल सर्कुलेशन बोलेंगे। वर्टिकल सर्कुलेशन में आप बोल सकते हो कि जैसे कि आपका स्टेयर आ गया है, आपका लिफ्ट आ गया है, तो ये सभी आपको वर्टिकल सर्कुलेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन आपका होता है ये आपका इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, शॉर्ट होता है, स्ट्रेट होता है, शुड नॉट इन्वेड द प्राइवेसी ऑफ एनी रूम। ठीक है, ऑल द पैसेज आपके जो रहेंगे सभी वेंटिलेटेड एंड लाइटेड होने चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए स्टेयर्स की तो स्टेयर शुड ऑल्सो बी वेल लाइटेड एंड वेंटिलेटेड एंड प्रॉपरली प्लान्ड आपका होना चाहिए। मतलब कि यहां पर आपका प्रॉपर विड्थ होना चाहिए, राइज होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, याद रखना कि स्टेयर्स जो हमारा होगा बहुत ज्यादा वाइडर नहीं होना चाहिए, वाइडर स्टेप्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वाइडर स्टेप्स नहीं होनी चाहिए। तो स्टेयर की भी आपको प्रॉपर प्लानिंग यहां पर करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलेशन हमें हमारा स्टेयर्स ही प्रोवाइड यहां पर कराएगा। तो ये सर्कुलेशन भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग है। अब हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन हमारा रूम टू रूम होता है। ये आप पैसेज के थ्रू भी फॉलो करा सकते हो, कॉरिडोर्स के थ्रू या फिर लॉबीज के थ्रू। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपका जा रहा है डेट इज द बेड सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो आपने एक लॉबी या कॉरिडोर छोड़ा हुआ है तो ये आपका थोड़ा सा बेटर सर्कुलेशन है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका बेस्ट सर्कुलेशन है। ये आपका क्या है? ये आपका बेस्ट सर्कुलेशन है। ठीक है, तो आप इन इमेजेस से समझ सकते हो कि कौन सा हमारा अच्छा सर्कुलेशन है और कौन सा हमारा बुरा सर्कुलेशन यहाँ पर है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा वर्टिकल सर्कुलेशन होता है। वर्टिकल सर्कुलेशन मतलब कि ये फ्लोर टू फ्लोर होगा और इसके लिए हम जनरली स्टेयर्स का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? स्टेयर्स का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेयर्स ये जो है आपने यहाँ पे आपका जो प्लॉट एरिया है उसके अंदर आपने प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे एक अच्छा सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा। आप सब जगह से यहाँ जो है फ्लोर टू फ्लोर जा सकते हो। लेकिन अगर आपने ये बाहर की ओर से आपने इस टाइप से दिया हुआ है तो डेट इज द आउटसाइड द स्टेयर केस हमेशा आपका एक बेड सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? आप बोल सकते हो बेड सर्कुलेशन आपका है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आउटसाइड प्रोवाइड नहीं करेंगे, करते हैं लेकिन अगर सर्कुलेशन अगर हम प्रिंसिपल्स की बेसिस पर अगर जाएं तो ये जो आप देख रहे हो कि इस प्लान के अंदर आपने आउटसाइड प्रोवाइड किया है, ये आपका बेड सर्कुलेशन है। ठीक है, ये आपका क्या है? बेड सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि आप यहां से बाहर निकलोगे, बाहर निकलने के बाद यहां तक आओगे, यहां तक आने के बाद आप ऊपर पहुंच पाओगे, पर यहाँ पे आप डायरेक्टली जा सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल होता है ना वो हमारा होता है रूमीनेस। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल कौन सा है?
नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा रूमीनेस है। रूमीनेस का मतलब यहां पे क्या है, रूमीनेस को हम कैसे ऑब्टेंड कर पाएंगे? तो रूमीनेस इज ऑब्टेंड बाय गेटिंग द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द मिनिमम डायमेंशन ऑफ रूम विदाउट कैंपेनिंग ऑफ द प्लान by using every nooks and corner of the building to the maximum advantage of roominess is derived। इसका मतलब क्या हुआ, रूमीनेस हम कैसे यहां पे ऑब्टेंड कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे ले पाएंगे, मिनिमम डायमेंशन ऑफ रूम्स विदाउट क्रैम्पिंग ऑफ द प्लान। हम मैक्सिमम बेनिफिट अगर ले पा रहे हैं तो डेट इज द रूमीनेस, उसको हम रूमीनेस बोलते हैं, वो हमारा रूमीनेस कहलाता है। अगर मैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें तो कंसीडरेबल स्टोरेज स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस पर्पज विच आर प्रोवाइड बाय मेकिंग स्पेस फॉर वॉल कपबोर्ड लॉफ्ट वुडन शेल्फ। ठीक है, तो एक कंसीडरेबल आपको स्टोरेज स्पेस भी यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा वेरियस रिक्वायरमेंट्स के लिए, वेरियस पर्पज के लिए, जैसे वॉल कपबोर्ड आपका हो गया, लॉफ्ट आपका हो गया, वुडन शेल्फ आपका हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास सेम एरिया है, मेरे पास क्या है, सेम एरिया है। ठीक है, सेम एरिया का मतलब अगर मैं बोलूं कि मान लो 100 स्क्वायर फीट का हमारा एरिया है, तो इसके अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कि आप क्या करो, आप क्या करो, आप यहां पे रूम को कंस्ट्रक्ट करना है। अब आपके पास दो ऑप्शन मैंने दे दिए, मैंने बोला एक तो रेक्टेंगल आप बना सकते हो, एक आप स्क्वायर बना सकते हो। अब आपको एक चीज ये देखना है कि रूमीनेस का प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो भी आपकी डायमेंशंस रूम की है, मिनिमम डायमेंशंस में आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पा रहे हैं, तो वो आपका रूमीनेस होगा। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कौन सा यहां पे सिलेक्ट करने की कोशिश करोगे, आप रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर आप रूम को बनाओगे या स्क्वायर रूम को बनाओगे, बताओ जल्दी से, किसको बनाओगे आप? किसको बनाओगे, दोनों में से आप किसको बनाओगे, स्क्वायर को बनाओगे कि रेक्टेंगुलर को बनाओगे? अभी तक जवाब नहीं आया, चलो मैं बता देता हूं। आप रेक्टेंगुलर रूम को यूज करो। स्क्वायर के कंपैरिजन में हम अगर सेम एरिया की बात कर रहे हैं कि सेम एरिया में स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बनाना है, तो मैं रेक्टेंगल को प्रेफर करूंगा। रेक्टेंगल में हम मैक्सिमम बेनिफिट्स को ले सकते हैं। हम रेक्टेंगल में क्या कर सकते हैं, हम रेक्टेंगल के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट्स को ले सकते हैं। ठीक है, इसको ले सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट्स को ले सकते हैं, ज्यादा यूजफुल होगा हमारा यहाँ पे रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे एक और आपको याद रखना है कि अगर मैं बोलूं कि हमारा गुड रूम, हम एक गुड रूम की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, एक अच्छे रूम की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छे रूम के लिए, एक अच्छे रूम के लिए जो हमारा लेंथ बाय विड्थ का रेशियो होना चाहिए, वो हमारा 1.2 टू 1.5 के बीच में होना चाहिए। लेंथ बाई विड्थ का रेशियो हमारा 1.2 टू 1.5 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये रेशियो हमारा क्या होता है, इस अमाउंट से ज्यादा होता है, इस अमाउंट से ज्यादा होता है, तो ये बेड इफेक्ट को क्रिएट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, बेड इफेक्ट को क्रिएट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, बेड इफेक्ट को क्रिएट करेगा। ठीक है, स्मॉल रूम्स जो होते हैं, अननेसेसरी आपको नहीं बनाना है कि आपने सोचा कि छोटा एक स्पेस निकल के आ रहा है, इसमें रूम बना दो, तो अननेसेसरी रूम आपको इस तरीके के नहीं बनाना है। ठीक है, ये आपका स्क्वायर रूम है और ये आपका रेक्टेंगुलर रूम है। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज देखो, इसका एरिया जो है वो भी 120 स्क्वायर फीट है, हमने 10 फीट बाई 10 फीट का एक रूम बनाया, डेट इज द स्क्वायर रूम, ये हमारा स्क्वायर रूम हो गया है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने एक रेक्टेंगुलर रूम बनाया है जिसका एरिया भी 120 स्क्वायर फीट का है, इसकी लेकिन जो विड्थ है वो 8 फीट बाई 3 फीट है और लेंथ आप जो देख पा रहे हो वो 12 फीट है। अब आप बताओ कि सेम एरिया के अंदर हमने जो रेक्टेंगल आपको बोला, क्या गलत बोला, बोला क्या गलत नहीं बोला ना? आप देख सकते हो ना, इसके अंदर आप मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हो एज कंपेयर टू दिस एरिया, ले सकते हो ना? ये कहलाता है आपका रूमीनेस। रूमीनेस का मतलब हम मैक्सिमम बेनिफिट्स को ले सके मिनिमम डायमेंशन में। ठीक है, मिनिमम डायमेंशन में हम मैक्सिमम बेनिफिट्स को ले सकें।
आई बात समझ में? बढ़े आगे। नेक्स्ट हमारा ग्रुपिंग होता है। क्या होता है नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो कौन सा होता है? ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग में क्या होता है? ग्रुप का मीन्स यहां पे क्या है? हिंदी में तो गुट बोल दोगे आप। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो हमारे डिफरेंट रूम ऑफ बिल्डिंग हमारी है ना, बिल्डिंग के अंदर जो हमने अलग अलग रूम्स बनाए, अकॉर्डिंग टू देयर इंटर रिलेशनशिप ऑफ इन्विटेशन एंड ट्रांजिशन, दैट इज द ग्रुपिंग। मतलब कि रूम आर अरेंज्ड इन द लेआउट इन द प्रॉपर कोरिलेशन ऑफ देयर फंक्शंस एंड इन ड्यू प्रोक्सिमिटी विथ ईच अदर। मतलब रूम जो हम यहाँ पे अरेंज करेंगे लेआउट में, हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा प्रॉपर कोरिलेशन यहाँ पे बना रहे फंक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। ग्रुपिंग जो होती है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में अपन देखेंगे कैसे। जैसे डाइनिंग रूम आपका होगा तो डाइनिंग रूम आपका किचन के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि डाइनिंग रूम आपने फर्स्ट फ्लोर पे बना दिया और किचन को बना दिया ग्राउंड फ्लोर पे, ऐसा नहीं। जहां किचन होगा किचन के जस्ट पास में आप डाइनिंग रूम को बनाइए। ठीक है। अब आइए आपको बात समझ में, ग्रुपिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? ग्रुपिंग का मतलब कि आप इस तरीके से अरेंज करोगे सारी चीजों को कि एक दूसरे के साथ वो कोरिलेट करें। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोरिलेशन है ही नहीं उनके बीच में और आप यूनिट्स बनाते जा रहे हैं। ठीक है। जो किचन आपका होगा, किचन को हमेशा आपको आपका जो मेन लिविंग रूम होगा उससे दूर रखना है। क्या रखना है? उससे आपको दूर रखना है। जो मेन बेडरूम आपका होगा वो आपका क्या होगा? शुड हैव इंडिपेंडेंट सेपरेट एक्सेस फ्रॉम ईच रूम। हर एक रूम से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? सेपरेट एक्सेस देखने को मिलेगा, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है। और हर रूम के अंदर आप देख सकते हो सैनिटरी यूनिट्स भी आपकी रहेगी। ठीक है। बाथरूम एंड डब्ल्यूसी आपका जो है वो अप्रोचेबल डायरेक्टली आपका होना चाहिए थ्रू रूम्स लाइक ड्राइंग, लिविंग, स्टेयर और डाइनिंग। आपको पता है कि जैसे हम ग्राउंड फ्लोर की अगर प्लानिंग करते हैं तो एक कॉमन वॉशरूम को भी हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं। क्यों करते हैं? कि हम ड्राइंग रूम से, लिविंग रूम से, स्टेयर से, डाइनिंग से हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकें वॉशरूम के लिए। ठीक है। ऑफिस बिल्डिंग और हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो आपका सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए? सेंट्रली आपका लोकेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं एंट्रेंस पे है तो हर बार आपको एक कोने से सीधा एंट्रेंस पे आना पड़ रहा है। ठीक है। सभी जगह से इक्वल डिस्टेंस पर आपका होना चाहिए। ठीक है। ग्रुपिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये गेस्ट रूम हो गया, ये हॉल हो गया, ये आपने एक कॉमन टॉयलेट दे दी, डायरेक्ट अप्रोचेबल है आपका। ठीक है। ये आपका कॉमन रूम हो गया, ये फोयर आपका हो गया, ये डाइनिंग रूम, ये किचन, तो किचन के पास में आपने डाइनिंग रूम दे दिया। ठीक है। आपके ये बेडरूम्स जो हैं, ये बेडरूम्स हैं, ये आपके इंडिपेंडेंट यूनिट्स में आ गए हैं और हर एक बेडरूम के अंदर आपने सेपरेट टॉयलेट प्रोवाइड की हुई है। ठीक है। तो इस तरीके से अपन ग्रुपिंग करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है। ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा ग्रुपिंग कहलाता है। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हो, ये पूरा प्लान यहाँ पे बना हुआ है। इस प्लान के अंदर आप देखोगे जैसे ये आपका लिविंग हो गया, ये किचन हो गया, तो किचन के पास में आपने डाइनिंग दे दिया। लिविंग आपका हो गया, यहाँ से एंट्री ली तो डाइनिंग से भी आप इस वॉशरूम को एक्सेस कर सकते हो, लिविंग से भी आप कर सकते हो। ये आपका जैसे बेडरूम हो गया तो बेडरूम से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ये आपका सेट आउट एरिया यहाँ पे हो गया है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ग्रुपिंग यहाँ पर करनी है। ठीक है। इस तरीके से क्या करनी है? इस तरीके से आपको ग्रुपिंग करनी है कि आपकी जो भी बिल्डिंग यूनिट्स हैं उन बिल्डिंग यूनिट्स का आपस में आपको कोरिलेशन देखने को मिले। क्या देखने को मिले? आपको कोरिलेशन देखने को मिले। ठीक है। आगे बढ़े तो आगे हमारा एलिगेंस होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या होता है? एलिगेंस। अब एलिगेंस का मतलब यहां पे हो जाता है अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का अपीयरेंस कैसा है? ठीक है। मतलब आप यहां पे सीधा सीधा बोल सकते हो कि एलिगेंस का डायरेक्ट रिलेशन आपका एलिवेशन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? इसका डायरेक्ट रिलेशन आपका किससे रहने वाला है? इसका डायरेक्ट रिलेशन आपका एलिवेशन से रहेगा। ठीक है। डिवाइडर, डिवाइडर कहां है? डिवाइडर
अरे डिवाइडर मतलब पार्टीशन वॉल यहाँ पे डली हुई है, पार्टीशन वॉल आपकी होगी। डिवाइडर मतलब कि सेपरेट कर रहा है यहाँ पे डाइनिंग और किचन को, ठीक है। तो अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग से डायरेक्ट रिलेशन आपका किसका होता है? एलिगेंस का आपका होता है। और एलिगेंस जो आपका रहेगा वो डायरेक्टली आपका किससे रिलेट करेगा? एलिवेशन से आपका रिलेट करेगा, ठीक है। मतलब यहां पे सीधा सीधा है कि हम जो डोर्स और विंडो, हम जो यहाँ पे डोर्स हो गए हमारे, विंडो हमारा हो गया, बालकनी हमारा हो गया, रूफ हो गया, स्टेयर केस हो गया, इन सबकी हमें प्रॉपर पोजिशंस देखना है और साथ ही साथ सिलेक्शंस भी देखना है, ये जो अच्छा लगे। आपने देखा होगा कि हमारा जो घर होता है, घर के अंदर जो हमारा मेन डोर होता है, हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, मेन डोर को बहुत हैवी बनवाते हैं, अच्छा बनवाते हैं ना, ठीक है, बनवाते हैं ना, ठीक है। चलो, तो अब बेटर एलिगेंस के लिए आप क्या कर सकते हो? अगला हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हम बेटर एलिगेंस के लिए क्या करेंगे। तो बेटर एलिगेंस के लिए अगर बात करें तो सिलेक्टिंग सुपीरियर बिल्डिंग मटेरियल फॉर फेसिंग, जो हमारा फेसिंग वर्क होता है उसके लिए आप सुपीरियर बिल्डिंग मटेरियल को यहाँ पे सिलेक्ट करो। पॉलिश्ड स्टोन ग्रेनाइट आपका हो गया, मार्बल हो गया, मोजेक आपका हो गया, इनको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्टिंग प्रोजेक्टिंग सनसेट्स आपका हो गया, बालकनी हो गया, पोर्च आपका हो गया, ठीक है। विथ और विदाउट परगोला, ठीक है, परगोला ओपनिंग्स आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। प्रोवाइडिंग वे विंडो, आप वे विंडो को भी प्रोवाइड कर सकते हो, कॉर्नर विंडो को भी आप प्रोवाइड करा सकते हो। अगर हमें एलिगेंसी चाहिए, हमारी बिल्डिंग के अंदर एलिगेंसी चाहिए, तो इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पर ही हम एलिगेंसी को क्या कर सकते हैं? एलिगेंसी को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हो कितना अच्छा आपको यहाँ पे व्यू देखने को मिल रहा है इस बिल्डिंग का, ठीक है। आप इस बिल्डिंग को देखो, ये बिल्डिंग भी आपको सुंदर दिख रही होगी ना, ठीक है। तो मेनली जो आपका एलिगेंस है वो आपका किससे रिलेट करता है? आपकी बिल्डिंग के एलिवेशन से रिलेट करता है, ठीक है। किससे रिलेट करेगा? बिल्डिंग एलिवेशन से रिलेट करेगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट हमारा सैनिटेशन होता है। सैनिटेशन होता है, सैनिटेशन हमारा क्या होता है? अब सैनिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ हम इसको यूरिनल्स और बाथरूम या वॉशरूम से हम कनेक्ट कर दें, इसका मतलब ये नहीं। ओवरऑल लाइटिंग एंड वेंटिलेशन से भी ये रिलेट करता है। किससे करता है? ओवरऑल लाइटिंग एंड वेंटिलेशन से भी ये रिलेट करता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है कि सैनिटेशन ऑफ बिल्डिंग नॉट ओनली एसोसिएट विथ यूरिनल्स, बाथरूम्स, वॉश बेसन, सिंक, ठीक है, बट ऑल्सो ओवरऑल लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, ठीक है। जितने भी हम बिल्डिंग के अंदर पार्ट्स बना रहे हैं, हमें उनके अंदर वेल लाइटिंग एंड वेल वेंटिलेशन मिलना चाहिए। साथ ही साथ आप बोल सकते हो मेंटेन गुड हाइजेनिक कंडीशन, इसलिए हमें हमारे बिल्डिंग पार्ट्स के अंदर प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए, ठीक है। अब अगर ऐसी अगर बात की जाए तो आप एक तो नेचुरल वे, आप एक तो क्या, आप एक तो नेचुरल वे से इसको अचीव कर सकते हो, या फिर आप आर्टिफिशियल वे में भी इसको अचीव कर सकते हो, जैसे कि एयर कंडीशनिंग, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वे में भी आप इसको अचीव कर सकते हो और आप नेचुरल वे से भी इसको अचीव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, नेसेसरी प्रोविजन टू फैसिलिटेट द क्लीनिंग ऑफ द बिल्डिंग शुड बी इंस्टॉल्ड, ठीक है। आपको एक प्रोविजन यहाँ पे ये भी देना पड़ेगा कि आप बिल्डिंग को अच्छी तरीके से क्लीन कर सको, ठीक है। वॉशिंग क्लोजेट्स आपके जो हो गया, लेवोटीज आपकी हो गई, नहीं, ठीक है। और उसके बाद यूरिनल्स हो गए, बाथरूम्स हो गए, सैनिटरी कन्वेंशन हो गया आपका, ठीक है। ये आपको नंबर इन रिलेशंस ऑक्यूपेंट लोड के हिसाब से आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट अपन आप यहाँ पे देख सकते हो ये, ठीक है। सैनिटेशन, प्रॉपर लाइटिंग है, जो जितना यूजेबल चीजें हमें चाहिए ऑक्यूपेंट के हिसाब से उतना हमने इसके अंदर ये सारी चीजों को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को प्लान करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? फ्लेक्सिबिलिटी आता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है?
ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि समझना हमने पूरी बिल्डिंग प्लान कर ली, उस बिल्डिंग के अंदर मान लो हमारे घर के अंदर हमने एक एक्स्ट्रा रूम निकाल के रखा है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक एक्स्ट्रा रूम निकाला। अब एक्स्ट्रा रूम जो हमने निकाला है ना, इस रूम का आप यूज इस रूम का यूज आप स्टडी पर्पज के लिए भी कर रहे हो, आप इसको एज अ स्टडी रूम भी यूज कर रहे हो। और मान लो घर के अंदर कोई गेस्ट आ गया तो आप इसको गेस्ट रूम के जैसा भी यूज कर रहे हो। ठीक है, मतलब यह रूम जो है, ये रूम आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है कि आप इसको दो तरीके से यूज कर लो। आप स्टडी रूम के जैसे भी यूज कर सकते हो और आप गेस्ट रूम के जैसे भी यूज कर सकते हो। अगर कुछ चेंज करना है तो आसानी से चेंज कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि भाई एक हमारा जैसे रूम है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया है कि एक एक्स्ट्रा रूम है, उसको आप एज अ स्टडी रूम भी यूज कर पा रहे हो, एज अ गेस्ट रूम भी यूज कर पा रहे हो। दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब इसको आप एक स्पेसिफिक पर्पज, आप ऐसा बोल सकते हो कि हमने डिजाइन तो किसी और चीज के लिए किया था लेकिन हम इसको अदर पर्पज के अंदर भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, जनरली ऐसा हमें कहां देखने को मिलता है, मिडिल क्लास फैमिली जो हमारी होती है, हमारी मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनके घरों के अंदर आप इस चीज को देखोगे, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो मिडिल क्लास फैमिलीज जो हमारी होती हैं, उनके हाउसेस के अंदर हम देखते हैं। ऐसा क्यों देखते हैं, क्योंकि एक इकोनॉमी हमारा कंसर्न हो जाता है कि हमारा जो घर है वो इकोनॉमिक होना चाहिए और हम इसके अंदर जो यूनिट्स बना रहे हैं तो कुछ यूनिट्स को हम मल्टीपर्पज भी यूज कर पाए। क्या कर पाए, कुछ यूनिट्स को हम मल्टीपर्पज भी यूज कर पाए। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो लाइक का स्टडी रूम, हम इसको एज अ गेस्ट रूम भी यूज कर रहे हैं, ये हमारा फ्लेक्सिबिलिटी होगा। क्या होगा, ये हमारा फ्लेक्सिबिलिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंसर्न इकोनॉमी से पैसा। ठीक है, पैसा, प्लानिंग तो सब ठीक है, हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पैसा। ठीक है, इकोनॉमी मेजर फैक्टर। आजकल आपने देखा होगा लोगों के मन के अंदर एस्थेटिक पॉइंट ऐसा बैठा हुआ है कि मेरा घर जो है ना, इस पूरी की पूरी कॉलोनी में सबसे अलग दिखना चाहिए। पैसे पे पैसा खर्च किए जा रहे हैं एस्थेटिक के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए। होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी हमारा एक मेजर फैक्टर होता है बिल्डिंग प्लानिंग के लिए। ठीक है, टू फिट द प्रपोज्ड स्कीम विद इन द लिमिटेशंस ऑफ द रिसोर्स एंड फंड सर्टेन अल्टरेशन एंड ओमिशंस इन द ओरिजिनल प्लान हैव टू बी मेक। हमारा जो ओरिजिनल प्लान होता है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स पर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अल्टरेशन हम कर देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पैसे को लेकर, इकोनॉमी को लेकर। ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन याद रखना कि इकोनॉमी के अंदर हम पैसे कम कर रहे हैं, लेकिन हम बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ होगी, बिल्डिंग की जो हमारी स्ट्रेंथ होगी, बिल्डिंग की जो हमारी ड्यूरेबिलिटी होगी, ठीक है, बिल्डिंग की जो हमारी ड्यूरेबिलिटी होगी, ठीक है, इन सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पैसा कम करना है तो हम इन सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर ले, इनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम अलग तरीके से यहाँ पे करेंगे। अगर आपको याद होगा तो जब मैंने आपको आरसीसी पढ़ाया था तो आरसीसी के अंदर भी ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि हम स्ट्रेंथ हो गया, ड्यूरेबिलिटी हमारा हो गया, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी हमारा हो गया, सर्विसिबिलिटी हमारा हो गया, इन सबसे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे कर सकते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी में मैंने आपको क्या बताया था कि आप मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे कर लो। आप क्या करो, आप मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन को आप यहाँ पे कर लो, तो आप यहाँ पे टाइम भी थोड़ा सा बचा पाओगे और लेबर को भी आप बचा पाओगे। ठीक है, आपको याद अगर हो तो। ठीक है, दूसरा दूसरा अगर अपन यहाँ पे इकोनॉमी से इसको कंसीडर करें तो इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, सिंपल इकोनॉमी में आप सिंपल एलिवेशन रख सकते हो। ठीक है, डिस्पेंसिंग ऑफ पोर्च आपका हो गया, लॉबीज आपका हो गया, स्टीपर राइज आपका हो गया, वाइडर स्टेप्स हो गया। ठीक है, रिड्यूसिंग द स्टोरी हाइट, हाइट की अपनी जो स्टोरी है उसकी हाइट को आप क्या कर दो, उसकी हाइट को आप रिड्यूस कर दो।
ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द साइज ऑफ द वेरियस कंपोनेंट एंड मटेरियल, थोड़ा बहुत आप इसके साथ भी क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है प्रैक्टिकल कंसीडरेशन। क्या आता है हमारा, हमारा प्रैक्टिकल कंसीडरेशन आता है। प्रैक्टिकल कंसीडरेशन में अपन बात करें तो बिसाइड्स ऑल द फंडामेंटल प्लानिंग डिस्कस द फॉलोइंग प्रैक्टिकल पॉइंट्स आर कंसीडर्ड। जैसे कि प्रैक्टिकल में हमारा स्ट्रेंथ हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगा, कन्वीनियंस हो जाएगा, कंफर्ट ऑफ द ऑक्यूपेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें सबसे पहले यहाँ पे प्लान करना है, सबसे पहले हमें ये प्लान करना है। ठीक है, प्रोविजन फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन विदाउट डिसमेंटलिंग, ये भी आपका एक प्रैक्टिकल कंसीडरेशन रहेगा प्लानिंग में। ठीक है, जो बिल्डिंग हमारी यहाँ पे बनेगी वो बिल्डिंग हमारी स्ट्रांग होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का नेचुरल एजेंसी के द्वारा जो एडवर्स इफेक्ट आपके क्रिएट होते हैं वो एडवर्स इफेक्ट हमारी बिल्डिंग को अफेक्ट ना करें। ठीक है, जैसे कि आपका अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, स्टॉर्म हो गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफर करे आपकी बिल्डिंग इनके अगेंस्ट में। ठीक है, एलिवेशन जो आपका है वो आपका सिंपल होना चाहिए और साथ ही साथ अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर। नेक्स्ट, लार्जर साइज ऑफ द रूम शुड ऑलवेज बी कंसीडर्ड, हमेशा लार्जर साइज ऑफ रूम आपको यहाँ पे लेना है, पॉसिबल जितना होगा आपका उतना आप यहाँ पर क्रिएट करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं फर्नीचर रिक्वायरमेंट। तो अब फर्नीचर रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि घर के अंदर कितने लोग रहने वाले हैं और क्या क्या हमारी नीड है, उसके हिसाब से हम फर्नीचर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा आपका डिपेंड करेगा टाइप ऑफ बिल्डिंग पर कि किस टाइप की आपने बिल्डिंग बनाई हुई है, कितने नंबर ऑफ पर्संस जो हैं वो आपके रूम्स को यूज कर रहे हैं और उस रूम का फंक्शन क्या है। इन सारे पॉइंट्स पर आपका फर्नीचर रिक्वायरमेंट डिपेंड करने वाला है। ठीक है, क्लियर, ठीक है, आई बात समझ में। चलो क्लियर, एक चीज आपको याद रखना है कि जो भी हमने रूम बनाया है ना, उस रूम का अगर मैं मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज करना चाहता हूं, मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन चाहता हूं, मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन अगर मैं चाहता हूं तो हमें उस रूम के अंदर हमेशा मिनिमम फर्नीचर यूज करना है। अगर मैक्सिमम फर्नीचर आप यूज करोगे तो मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम साइज ऑफ यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, एट द टाइम ऑफ द प्लानिंग द प्रॉपर पोजीशन ऑफ फर्नीचर सच एज, जैसे आपका सोफा हो गया, ठीक है, आपका चेयर हो गया, आपका टेबल हो गया, आपका टेलीविजन हो गया। ठीक है, वॉल यूनिट्स आपकी हो गई। ठीक है, टेलीविजन यूनिट आपकी जो हो गई, बेड आपका हो गया, इजी चेयर्स आपकी हो गई, कपबोर्ड आपका हुआ, ड्रेसिंग टेबल हुआ बेडरूम के अंदर, डाइनिंग टेबल और चेयर आपका हो गया डाइनिंग रूम में, रैक हो गया, फ्रिज हो गया किचन के अंदर। ये सारी चीजें आप डिसाइड करोगे जिससे आपका आपको क्या मिल पाए, प्लानिंग के टाइम पे ही आपको ये सारी चीजें डिसाइड करना है। क्यों, क्योंकि जिससे हमें एक प्रॉपर सर्कुलेशन एंड रूमिनेंस देखने को मिले हमारे घर के अंदर। ठीक है, अगर आपने उस टाइम पे इन सबको प्लान नहीं किया कि हम क्या क्या लगाना चाहते हैं तो होगा क्या, हो सकता है प्लानिंग के टाइम पे आप रूम की साइज को कम कर दो, रूम की साइज हमारी कम हो जाएगी तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा कि हम जब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्नीचर को प्लेस करेंगे तो हमें कम स्पेस देखने को मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये हमारी फर्नीचर रिक्वायरमेंट यहां पर होती है। ठीक है, आई बात समझ में। और जितना भी हम फर्नीचर यहाँ पे यूज करेंगे, फर्नीचर की हमारी दो यहाँ पे मेन कंसर्न पॉइंट होंगे, एक तो फंक्शनल हमारा पर्पज होगा और एक हमारा डेकोरेटिव पर्पज होगा। ठीक है, एक हमारा क्या होगा, एक हमारा फंक्शनल पर्पज होगा और एक हमारा डेकोरेटिव पर्पज यहाँ पे होगा। ठीक है, हमेशा फर्नीचर जो हमारा होगा प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द रूम हमारा होगा। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर जो हमारा होगा वो वेल बैलेंस्ड यहाँ पे होना चाहिए। हमेशा हम फर्नीचर को
पैरेलल और परपेंडिकुलर ऑफ वॉल हमारा जो है इसको प्लेस करेंगे, कभी भी हम इसको एंगल पे प्लेस नहीं करेंगे। ये चीज भी याद रखना है कि फर्नीचर हमेशा वॉल के पैरेलल और परपेंडिकुलर आप क्या करोगे, प्लेस करोगे। कभी भी आप एंगल पर कभी भी प्लेसमेंट नहीं दोगे फर्नीचर्स का, क्या नहीं करोगे, एंगल पर आप प्लेसमेंट नहीं दोगे, ठीक है। मिनिमम क्लियरेंस फॉर मूवमेंट एंड सर्कुलेशन शुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है। क्लियरेंस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। ट्रैफिक लेन शुड बी क्लियर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका फर्नीचर पीसेस शुड बी अवॉइडेड इन द रूम टू अवॉइड अ क्रोबोर्ड एंड सफोकेटेड लुक्स, ठीक है। सफोकेटेड लुक्स को अगर हमें रोकना है तो फर्नीचर पीसेस जो रहेंगे उनको अवॉइड करना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको फर्नीचर को यहाँ पे क्या करना है, आपको अरेंज करना है जिससे आप मैक्सिमम यूटिलिटी आप यहाँ पर ले पाओ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपोर्टेंट जो पॉइंट आता है वो हमारा वेंटिलेशन आता है। अब वेंटिलेशन हमें पूरे घर के अंदर जरूरी है प्रोवाइड करना, क्योंकि घर के अंदर जो हमारी एयर वगैरह होती है तो घर के अंदर की जो एयर होगी वो बाहर निकले और बाहर से अच्छी एयर जो है वो हमारे घर के अंदर आए, जिससे एक कंफर्टेबल कंडीशन हमारे घर के अंदर क्रिएट हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन चाहते हो तो प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पे डिपेंड करेगा कि हमारी बिल्डिंग का ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है। बिल्डिंग का ओरिएंटेशन क्या है, वो ओरिएंटेशन आपको पता है, ओरिएंटेशन अपन पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब कि प्रोस्पेक्ट आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, कि विंडो वगैरह से आपको कैसा क्या व्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हो जाता है आपके वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। वेंटिलेशन में जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होता है हमारा सेंसेशन ऑफ कंफर्ट, रिडक्शन इन ह्यूमिडिटी, रिमूवल ऑफ हीट, प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ डस्ट। ये हमारे मेन बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं वेंटिलेशंस की, किसकी, वेंटिलेशंस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये हमारी होती हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे दो तरीके से वेंटिलेशन प्रोवाइड करा सकते हो, एक तो आप नेचुरल तरीका, एक आपका आर्टिफिशियल तरीका, ठीक है। आप नेचुरल तरीके में अगर बात करें तो विंडो और वेंटिलेटर जो आपके हैं अपोजिट टू ईच अदर आप यहाँ पे प्लेस कर दो, आपको अच्छा वेंटिलेशन दिखेगा। आर्टिफिशियल में अगर आप बात करोगे तो आर्टिफिशियल के अंदर जो नेसेसरी रूम हमारा ऑक्यूपाइड होता है मोर देन 50%, ठीक है, तो पर ऑक्यूपेंट लेस देन 3 मीटर क्यूब का आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल के अंदर आप वेंटिलेशन के लिए याद रखना आपको एग्जॉस्ट सिस्टम यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एग्जॉस्ट सिस्टम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और नेचुरल सिस्टम के अंदर आपको पता है कि अगर पॉसिबल है तो आप अपोजिट डायरेक्शंस में विंडोज को आप प्रोवाइड करा दो, आपको प्रॉपर वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर वेंटिलेशन आपको आपके घर के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी हमने इस क्लास के अंदर जो पॉइंट्स को डिस्कस किया है वो हमारा था प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ठीक है, या फिर बिल्डिंग प्लानिंग, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक था, इस टॉपिक को हमारा मतलब ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास।